सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम अपनी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जो है चैप्टर नंबर 2 आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा जो हमारा प्रीवियस चैप्टर्स है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, एक कहानी है। ठीक है, कहानी पहले चैप्टर से स्टार्ट हुई, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी आगे। ठीक है, तो इसको कहानी की तरह सुनना आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, हेलो, माय नेम इज़ ऋषम। एंड आप अगर तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स 2026 की, या फिर 2026 में आप डी को टारगेट करना चाहते हैं, डी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2026 के लिए, तो उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म होगा उसके बाद हम आपको CUET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो SSC का एग्जामिनेशन हो, चाहे UPSC का एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विसेज का, ठीक है, तो उसमें भी हम आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सीक्वेंस से ही चलेंगी। ठीक है, तो आप घबराना मत, ट्रस्ट करना। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड प्रोसेस पे आप जब ट्रस्ट करते हो तो आप का जो रिज़ल्ट होता है अनबिलीवेबल होता है। आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, आप सिंपली हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एक्स अकाउंट नहीं है तो एक्स पे अकाउंट बना लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री क्विजेज होती रहती हैं। ठीक है, एंड जितने भी अपडेट होते हैं हम वहाँ पे सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैंने अपनी पर्सनल ID पिन कर रखी है, तो आप उससे भी हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि हमने 1917 में हमारे यहाँ रशिया में एक रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जो रशिया था, यानी जो पूरा उस टाइम का USSR था, रशिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, उनमें एक आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि एक डेट आती है हमारे कहानी में 1945। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉर एंड हो जाती है। जो हमारी कौन सी वॉर एंड होती है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ से और 1991 तक, आप मानो 1991 तक, ठीक है, 1991 तक, यहाँ से और यहाँ तक ये पीरियड क्या होता है, ये पीरियड होता है यूनिपोलर वर्ल्ड का। यूनिपोलर बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या होता है, ये पीरियड होता है मल्टीपोलर बोल रहा हूँ, सॉरी, हाईलाइटर हो गया ये तो। ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, क्यों हम बाइपोलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कहानी, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 सुपर पावर होती हैं। पहला कौन सा होता है, US होता है, और दूसरा कौन सा होता है, USSR होता है, USSR। ठीक है, ये 2 सुपर पावर इन दोनों पीरियड में डोमिनेट करती रहती हैं। ठीक है, 1945 से लेकर 1991 तक डोमिनेट करती हैं ये। ठीक है, और इसी के बीच में एक और कहानी घटती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी के बीच में एक और कहानी घटती है। ठीक है, इसी के बीच में एक और कहानी घटती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर कुछ नहीं था, इन दोनों के बीच की झड़प थी जो, ठीक है, इन दोनों के बीच की झड़प थी जो कभी ऐसा वॉर के रूप में नहीं निकल के आया। ठीक है, ये दोनों बातचीत में लड़ते रहते थे, प्रॉक्सी वॉर करते थे। मैंने एक वर्ड बताया था आपको कि ये दोनों प्रॉक्सी वॉर करते थे उस टाइम पे। ठीक है, यहां तक हमने अपनी कहानी देखी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जब 1991 से लेके 2000 तक, ठीक है, 2000 तक हमने देखा था कि जो दुनिया थी ये क्या थी, ये यूनिपोलर थी। ठीक है, यूनिपोलर क्यों थी भाई, मैंने ये भी बताया था, क्योंकि जो रशिया था, यानी जो उस टाइम का USSR था, ये क्या हुआ था, 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था।
डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उसके बाद पावर, सुपर पावर कौन सी बची थी? सिर्फ एक यूएस बची थी, और जिसने 2000 तक डोमिनेट किया था। ये 10 साल तक यूएस ने अकेले डोमिनेट किया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। बट इसके बाद क्या होता है, हम कुछ टाइम से देखते हैं धीरे धीरे कुछ और कंट्रीज का, कुछ और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज का राइज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। चाहे आप 1991 से मानो, फिर या फिर यहीं से यहाँ से मानो, ठीक है। कुछ कंट्रीज का राइज होता है जिसमें, ठीक, हम देखते हैं जैसे कुछ कंट्रीज का राइज होना स्टार्ट होता है। जैसे हम मान लें, ठीक है, यहाँ से एक राइज होता है किसका? चाइना का, ठीक है। एक यहीं से राइज होता है, ठीक है। एक यहीं से राइज होता है यूरोपियन यूनियन का, ईयू का, ठीक है। एक यहीं से राइज होता है किसका? ठीक है, यहीं से राइज होता है आसियान का, ठीक है, आसियान का, ठीक है। यहीं से एक और राइज होता है इंडिया का, इंडिया का यहीं से राइज होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जब कंट्रीज, अभी तक यूनिपोलर वर्ल्ड था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ही 2000 आता है, यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज का राइज होने लगता है। तो इसके बाद से, ठीक है, 2000 के बाद से हम मानते हैं आज तक, अभी तक जो वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, टिल नाउ तक ये कौन सा वर्ल्ड है? ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सुपर पावर नहीं है, यहाँ पे वेरियस सुपर पावर्स है, जिसमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, जापान है, यूएस है, बहुत सारी सुपर पावर है, एंड सब एक दूसरे को चेकमेट करके रखती हैं, ठीक है। समझ में आई बात आपको? चलो अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है हमारी। देखो मैंने बताया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड वॉर बोलो, जैसे ही बाइपोलर वर्ल्ड एंड होता है, मतलब जब क्या बोलते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड एंड होता है, जब जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वैसे ही वर्ल्ड क्या होता है, यूनिपोलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नए सेंटर्स ऑफ पावर एमर जो के आते हैं, जो अमेरिका की जो डोमिनेंस होती है उसको लिमिट करते हैं, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है यूरोपियन यूनियन का एंड आसियान का, ठीक है। चाइना का जो इकोनॉमिक राइज था ना, उसने भी पूरे वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स था ना, उसमें बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाया कि अचानक से कोई इतनी बड़ी सुपर पावर निकल आई जो अचानक से पूरे वर्ल्ड को ही डोमिनेट करने लगी। उसके पास इतनी बड़ी इकोनॉमिक राइज लेके आ गई वो चाइना, ठीक है। ये चाइना का फ्लैग है आपको, ये आसियान का फ्लैग है, ठीक है, ये आसियान का फ्लैग है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है एंड ये हमारा यूरोपियन यूनियन है, हमारा नहीं मतलब उनका, ठीक है। चलो सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन को समझेंगे, फिर क्या समझेंगे, फिर हम आसियान को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे हमारे चाइना को, और उसके बाद हमारा प्यारा भारत, ठीक है। प्यारा भारत छोटा सा ही है वो, आई थिंक एक्स्ट्रा मटेरियल में था, तो वो आपके क्वेश्चन मैंने पेपर में नहीं आता, तो उसको मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है। बट भारत के बारे में अगर लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो यूरोपियन यूनियन की कहानी स्टार्ट होती है 1945 से, ठीक है। ये जो कोई भी यूनियन बनता है ना, या फिर कोई भी ग्रुप बनता है कंट्रीज का, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बन के आ जाता है, ठीक है। उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। जैसे आप देखोगे कि जो यूरोपियन यूनियन है ये 1991 में बना था, ठीक है, 1991 में बना था। बट इसकी जो कहानी है ना, ये 1945 से ही क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 1945 में जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था, ठीक है। और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर टू में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू के चलते इनकी जितनी भी इकोनॉमी थी ना, वो सारी खत्म हो गई थी, मतलब एकदम बर्बाद हो गई थी इनकी इकोनॉमी, ठीक है। और इस टाइम पे एक सुपर पावर निकल के आया था यूएस, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसके पास वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज थी जिन पे ये डोमिनेट करता था, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, ठीक है, अमेरिका ने जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, इनको मैसिव फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनको बहुत बड़े लेवल पे पैसा देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो मान लो आपकी इकोनॉमी खराब है, आपका घर नहीं चल रहा है, तो मैंने आपको पैसा दिया, तो इनडायरेक्टली मैं आपको गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं आपको ये चाहूंगा कि जब मुझे काम पड़ेगा ना, तो आप अगर मेरे अगेंस्ट जाओगे तो ये बुरा होगा, ठीक है। मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका ने उस टाइम पे यही चालाकी की कि जब यूरोप की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी वर्ल्ड वॉर टू के चक्कर में, तो अमेरिका ने धीरे से उनको पैसा देना स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है, टू रिवाइव दर इकोनॉमी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मार्शल प्लान बोलते हैं, ठीक है। मार्शल प्लान के अंडर में क्या हुआ था, अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन की, जो यूरोप की जो कंट्रीज है उनकी हेल्प की थी फाइनेंशियली, ठीक है। और साथ में यूएस ने, यानी अमेरिका ने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाया जिसको हम बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 35 देश हैं, ठीक है, 35 देश हैं।
एंड किसी भी एक देश पे हमला माना जाएगा कि सब पे हमला हुआ है, ठीक है। ये एक दो काम हुआ था 1945 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारी डेट आती है 1948 में, जब OEEC स्टैब्लिश होता है। OEEC क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। मतलब जो यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो सारी इकोनॉमिक के बेसिस पे कैसे कॉपरेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, वो यहाँ पे 1948 में स्टार्ट हुआ कि हम OECC एक ग्रुप इस्टेब्लिश करेंगे एंड उसमें हम देखेंगे कि सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे कॉपरेट करके रह सकती हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी फाइनेंशियली वीक कंट्रीज हैं, यूरोपियन वीक कंट्रीज हैं, उनको हम कुछ एड्स दें, ठीक है, जिससे उनकी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो सके, ठीक है। ये अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक नया फोरम बन गया, ठीक है, एक पोडियम बन गया जहाँ पे लोग जो पूरे स्टेट थे वहाँ के जो यूरोपियन स्टेट थे वो कॉपरेट करने लगे ट्रेड पे, ठीक है। 1949 में, ठीक है, अभी तक हम सिर्फ क्या करते थे, अभी तक सिर्फ हम इकोनॉमिक बेसिस पे कॉपरेशन स्टार्ट करते थे, बट 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया जाता है, जिसके जिसके बाद स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल कॉपरेशन भी स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एक डेट आती है 1957 में, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। 1957 में एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है एंड यूरोपियन यूनियन फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल पावर गेन करता है विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। ये कब बना था? 1958 में, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि पहले इकोनॉमी के बेसिस पे कॉपरेट कर रहे थे सारे देश, ठीक है, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जो इकोनॉमी के बेसिस पे कॉपरेट कर रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसने अचानक से धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसने शिफ्ट की, अब वो धीरे धीरे क्या करने लगा, पॉलिटिकल कॉपरेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये अचानक से एक पॉलिटिकल पावर गेन करता है जब ये सारे कंट्रीज मिलके एक पार्लियामेंट बना लेते हैं, ठीक है, एक पार्लियामेंट बना लेते हैं जिसको स्टैब्लिश करते हैं वो 1958 में, ठीक है। अब ये कहानी चलती रहती है, ये कहानी चलती है 1991 तक, ठीक है, 1991 तक चलती है, ठीक है। जैसे ही 1991 में यूएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, 1992 में इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, समझ में आई। ये यूरोपियन यूनियन अचानक से स्टैब्लिश नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी कहानी थी, अचानक से नहीं हुआ, होता है कुछ, अगर फॉरेन पॉलिसी में हम देखें तो अचानक से नहीं होता, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हमें कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ हम लाइक करते हैं, ठीक है। तो अचानक से कुछ नहीं होता, आप देख रहे हो कितनी कहानी, पुरानी कहानी अब धीरे धीरे यहाँ पे आके स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम एक फॉरेन पॉलिसी बनाएं, एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं उनकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी हो, यानी अगर इंडिया को अगर किसी एक फॉरेन कंट्रीज ने, मतलब एक यूरोपियन कंट्रीज ने अगर बुरा बोल दिया तो सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया को बुरा बोलेंगी, ठीक है, एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी, ठीक है। दूसरा, हम कॉपरेट करेंगे जस्टिस और होम अफेयर्स पे, ठीक है। अगर मेरे यहाँ से कोई चोर चोरी करके मर्डर करके आपके यहाँ चला जाता है तो हम इस बात में कॉपरेट करेंगे कि आप उसको हमारे हवाले करो, ठीक है। हमारे पास बीच में कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए कि आप अलग जी रहे हो मैं अलग जी रही हूँ, हम कॉपरेट करके जिएंगे, ठीक है। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इनका कि हम एक सिंगल करेंसी क्रिएट करें, ठीक है। मतलब हर जैसे इंडिया का करेंसी अलग है, पाकिस्तान का करेंसी अलग है, बांग्लादेश की करेंसी अलग है, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने सोचा कि हम एक सिंगल करेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन एक्ट एज अ पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है। यूरोपियन यूनियन इनिशियली किस लिए बनाया गया था? ताकि हम कॉपरेट कर सकें ऑन इकोनॉमिक उस पे, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे। बट अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो यूरोपियन यूनियन है एक पॉलिटिकल यूनियन बनता जा रहा है, अब लोग करेंसी अपनी ले आ रहे हैं, एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। अब ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, ये एक्ट एज ए नेशन, ठीक है, अब नेशन की तरह ये बिहेव करने लगा है, इसकी फॉरेन पॉलिसी है, इसका पार्लियामेंट है, जैसा एक नेशन का होता है ऐसे एक्ट कर रहा है, इसकी एक करेंसी है, इसका एक पार्लियामेंट है, इसकी कॉपरेट फॉरेन पॉलिसी है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। ये सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं जस्टिस और होम अफेयर्स पे, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इन्होंने धीरे से एक अटेम्प्ट किया कि ये हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन इनका जो अटेम्प्ट था ये फेल हो गया, ठीक है। सबकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है, सबकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, सबकी कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। अब जैसा हर एक देश चाहता है कि उसका जो एरिया है वो एक्सपेंड हो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी ऐसा करता है। सिर्फ वो क्या करता है, वो लड़ाई नहीं करता, वो उनको लालच देता है कि आप हमारी यूरोपियन यूनियन में आ जाओगे तो आपके पास और ज़्यादा पैसा हो जाएगा, आपके पास और ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाएगा, आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ये भी करता है, ठीक है। तो अब
कैसे एक्ट ऐसे नेशन कर रहा है, इसके मैंने एग्जांपल आपको बता दिए, ठीक है, क्यों ऐसा नेशन हम बोलते हैं कि, ठीक है। अब हम यूरोपियन यूनियन के कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ठीक है, इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है और इसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसा है। देखो, किसी भी कंट्री का अगर पावर जानना हो ना तो ये 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, दूसरा उसका पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, बाहर के देश उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं ये देखते हैं, और तीसरा उसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। इससे इन तीनों चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन है ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा वो है, ठीक है, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा इकोनॉमी है इसके पास, ठीक है। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हमारा यूएस है, ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है जिसको हम यूरो बोलते हैं, ठीक है, वो डॉलर को थ्रेट देती है। डॉलर क्या है, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। यहाँ पे डॉलर अगर कोई भी कंट्री एक्सचेंज करता है, ठीक है, ट्रेड करता है, तो वो क्या है, वो किस चीज का यूज करता है, डॉलर का यूज करता है या फिर वो गोल्ड का यूज करता है, ठीक है। तो डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है एंड डॉलर को थ्रेट देता है यूरो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी, ठीक है। हाईएस्ट शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड का जो शेयर है वो इसके पास है, ठीक है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है। तो इकोनॉमी तो है इसके पास, पैसा भरपूर है, ठीक है, पैसा अब इसके पास है। अब हम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, ये परमानेंट मेंबर है यूएन का, ठीक है, परमानेंट मेंबर है। मैंने बताया, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा कि जो यूएन है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 15 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो जो परमानेंट मेंबर है वो फ्रांस है, और जो ब्रिटेन था उसने यूरोपियन यूनियन को 2016 में छोड़ दिया था, ठीक है, 2016 में छोड़ दिया था। इसी को हम ब्रेग्जिट बोलते हैं, ब्रेग्जिट, BREXIT, ब्रेग्जिट, ठीक है, ब्रेग्जिट बोलते हैं, ठीक है। अगर ब्रिटेन भी साथ होता तो 2 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज यूएन में पार्लियामेंट वो परमानेंट सीट वो कर रही होती, ठीक है। एंड कुछ जो मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट सीट भी रखते हैं अपने पास, ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन है ये इतना कैपेबल है कि जो यूएस पॉलिसीज हैं उनको भी डोमिनेट कर सकता है, ये उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, सॉरी। इट यूज डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल वे टू नेगोशिएट रेदर देन मिलिट्री फोर्सेज। अब देखो, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना ये वॉर नहीं चाहती हैं, ठीक है। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये वॉर नहीं चाहती हैं, ये अगर किसी देश से अगर कुछ नेगोशिएट करना होता है ना तो ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वे का सहारा रहती है, डिप्लोमेटिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से उसको सुलझाने का काम करती है, मिलिट्री नहीं भेजती है हर जगह, ठीक है। अब अगर हम इनकी मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड जो फोर्स है, ठीक है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्सेज है इन द वर्ल्ड, ठीक है। टोटल स्पेंडिंग जो है डिफेंस पे ये यूएस के बाद इनका सबसे बड़ा है, ठीक है। एक मेंबर जो है इसका, एक मेंबर नहीं 2 मेंबर आई थिंक, यूके और फ्रांस, ठीक है, यूके और फ्रांस, आई थिंक जर्मनी भी है, एक बार इसको मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। आई थिंक 2-3 मेंबर इनके जो है ये 2 मेंबर जो है इनके इस टाइम पे प्रेजेंट ये न्यूक्लियर पावर भी रखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दुनिया के जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी रखता है स्पेस के सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, वो यूरोपियन यूनियन है आफ्टर यूएस। मतलब यूएस के बाद हर चीज़ में ये सेकंड ही है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं यूरोपियन यूनियन के। पहला, मैनी टाइम स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी रेदर फॉरेन पॉलिसी दैट आर ऑफन एट ऑड विथ ईच अदर, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो क्या होता है कई बार इनकी कंट्री, हर कंट्रीज का ना फॉरेन पॉलिसी अलग अलग होता है। हमने बात तो की कि सबकी फॉरेन पॉलिसी एक होगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हर कंट्री अलग अलग चीज़ें चाहती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यूनियन में, ठीक है। कुछ कंट्रीज होती हैं जो यूरो को ऐसा करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है। जो यूरो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, कुछ कंट्रीज ग्रुप की ऐसी हैं जो यूरो को करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको इम्पैक्ट करती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है।
इन दोनों की एबिलिटी खत्म हो, इन यूरोपियन यूनियन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है इससे, ठीक है। समझ में आई बात। ये है आपका मैप छोटा सा, ठीक है, ये मैंने लगा रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये ब्रिटेन था पहले, ये नहीं है अब, ठीक है। ये स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इटली, ठीक है। टर्की भी है इसमें, हाँ। लातविया या लिथुआनिया, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कौन सी कंट्रीज हैं ये बताओगे, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था इनको, ठीक है। फिनलैंड है, स्वीडन है, ठीक है। ये मैप थोड़ा सा याद रहना चाहिए, इधर पुर्तगाल है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमारा जो दूसरा प्लेयर है हमारा, वो आता है गेम में आता है, दूसरा प्लेयर का नाम है, क्या नाम है हमारा, आसियान, ठीक है। आसियान का अगर मैं मैप की बात करूं, ठीक है, आसियान के मैप की मैं बात करूं तो ये रहा हमारा आसियान का मैप, ठीक है। देखो, आसियान कंट्रीज जो है वो कहाँ पे पड़ती है, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है हमारा, ठीक है, ठीक है। ये इंडिया यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से जो आसियान कंट्रीज है ना उनका स्टार्ट होता है, जैसे ये हमारा साउथ एशिया है, ठीक है। ये इंडिया किस में पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है, साउथ एशिया में, ठीक है। और साउथ एशिया के ईस्ट में जाओगे तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन पड़ते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन इनको हम बोलते हैं, ठीक है। साउथ के ईस्ट में पड़ने वाले एशियन नेशन, ठीक है, साउथ के ईस्ट में पड़ने वाले, हम साउथ एशिया में हैं, एंड साउथ के ईस्ट में जो पड़ेंगे, यानी ईस्ट इधर है, ठीक है, ईस्ट इधर है, तो जो साउथ के ईस्ट में पड़ेंगे नेशन उनको हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ से म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है। इतना बड़ा इनका ग्रुप है आसियान का, ठीक है। ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज है ये क्या बोलते हैं, ये आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड की कंट्रीज हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि जो क्या है, ये इंडोनेशिया, ये कितना बड़ा आइलैंड है, ये इतना बड़ा आइलैंड, ठीक है। ब्रुनेई भी इसी में है, छोटा सा, मलेशिया भी इसी में है, सिंगापुर भी इसी में है, फिलीपींस भी इसी में है, ठीक है। ये ताइवान है यहाँ पे, ठीक है, ये चाइना है हमारा, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा छोटा सा चैप्टर, ठीक है, छोटा सा चैप्टर नहीं, मतलब छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो ये जो कंट्रीज है ना, ठीक है, ये कंट्रीज कभी कॉलोनीज हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की या फिर जो यूरोपियंस हैं उनकी कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे हमारा इंडिया था ब्रिटेन का, वैसे ये सारी कंट्रीज भी किसी ना किसी यूरोपियन की कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। जिसकी वजह से इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था ना वो बहुत खराब था, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ पे थी, ठीक है। जब ये कंट्रीज जो थी वो आज़ाद हो गई, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गई, तो इनके सामने बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि हम किस नेशन को कैसे बिल्ड करें, ठीक है, नेशन को कैसे बिल्ड करें, हम कैसे इंश्योर करें सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, हम कैसे इंश्योर करें कि हम धीरे धीरे डेवलप होते रहेंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पे दो गुट थे, जैसे कि मैंने बताया, एक यूएस था और एक यूएसएसआर था, ठीक है। तो इंडिया भी उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिया जो है ना ये एक ग्रुप बनाता है कि नाम, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, एक ग्रुप बनाता है, इसका नाम होता है, इसका ये लोग नाम रखते हैं, नाम NAM, नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है। मतलब हम किसी की तरफ अलाइड नहीं होंगे, ना हम यूएस की तरफ है ना हम यूएसएसआर की तरफ है, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ती हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज जुड़ती हैं, बट जो ये साउथ एशियन नेशन है ना, ये ज़्यादा इस पर, मतलब हमारा जो ये था, जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, हम नहीं चाह हमने ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये छोटी मोटी कंट्रीज हैं, इनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इनको ना यूएस की तरफ जाने को मिला, ना यूएसआर की तरफ जाने को मिला, जो और जो थर्ड जो ग्रुप था नाम, इसकी तरफ भी जाने को नहीं मिला, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना ग्रुप स्टैब्लिश बनाया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो याद रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ 1967 में, ठीक है, 1967 में बैंकॉक में, ठीक है, 5 कंट्रीज मिलती हैं, ठीक है, 5 कंट्रीज मिलती हैं, ठीक है, बैंकॉक में 5 कंट्रीज मिलती हैं, और कौन सी 5 कंट्रीज होती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। ये जो 5 कंट्रीज होती हैं ये मिलके एक ग्रुप वो करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आसियान, ठीक है।
और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ये डिक्लेयर करती हैं, मान लो ये कोई कंट्रीज है, अगर कोई ग्रुप बना रहा है तो वो डिक्लेरेशन निकालता है कि हम हमें ये हमारा पेपर है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो एक बैंकॉक डिक्लेरेशन निकलता है जिसपे ये 5 कंट्री रेडी होती हैं कि हम पॉलिटिकल कॉपरेशन करेंगे, इकोनॉमिकल कॉपरेशन करेंगे, ऐसा करके, ठीक है। ओवर ईयर वियतनाम भी ज्वाइन कर लेता है इनको, म्यांमार ज्वाइन कर लेता है, और आज के टाइम पे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 10th है, ठीक है। इसका मुझे एग्जैक्ट इस टाइम का फिगर नहीं पता, बस आपके बुक में 10 दिया हुआ है, तो आप अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप 10 ही मार्क करोगे इसको, ठीक है। देखो, इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारी इकोनॉमी जो खत्म हो गई है, क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो हम खत्म कर पाए, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ ले पाए, एक्सेलरेट कर पाए, ठीक है। जो हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम थी, जो हमारे यहाँ जो उन्होंने सोशल प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी, उसको हम खत्म करें एंड सोशल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हम प्रोग्रेस करें, ठीक है। और तीसरा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन यूएन चार्टर, ठीक है। अब इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम, पहली बात, इतनी ज़्यादा हमने वो यातना झेली है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हमने झेला है सब कुछ। अब इस रीजन में, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का रीजन है, इसमें अब वॉर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉपरेट करेंगे, दूसरा हम सोशल लेवल पे कॉपरेट करेंगे, और तीसरा इस पूरे रीजन में कभी वॉर नहीं होने देंगे, हम पीस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन है और जो आसियान है, ये क्या दोनों सेम है? देखो, हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। पहला ये बात कर रहे थे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, दोनों बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, दोनों बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, ठीक है। तीसरा, ये दोनों बात करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे तो वॉर नहीं हो पाएगी हमारे साथ, ठीक है। अनलाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान हैव अ लिटिल डिजायर टू फॉर सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जैसा यूरोपियन यूनियन एक सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे डोमिनेट करता है, वो आसियान भी चाहता है कि इसकी भी छोटी सी एक डिजायर है कि मैं भी, हाँ, यूरोपियन यूनियन की तरह बड़ा बनूंगा, ठीक है। अब आसियान नेशन सेलिब्रेट आसियान वे, ठीक है। आसियान नेशन क्या करते हैं, एक तरीका है इनका, जिनको ये लोग बोलते हैं आसियान वे, ठीक है, इनका एक तरीका है, ठीक है, आसियान वे का, ठीक है। अब आसियान वे क्या है, ये लोग बोलते हैं कि हम एक दूसरे की नेशनल जो सोवेरेनिटी होती है उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। हर देश की संप्रभुता को हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे कि आपकी कंट्री है, आप जैसे रूल करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। हम हर कंट्री के बीच में इंटरफेयर करने नहीं आएंगे। और दूसरा, हम कॉपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये है क्या है, ये है आसियान वे, ठीक है, आसियान वे है, ठीक है। आसियान लोगों का एक तरीका है कॉपरेट करने का, ठीक है, ये है आसियान वे, ठीक है। आसियान की जो कम्युनिटी है, ठीक है, आसियान जो है वो 3 कम्युनिटी, वो क्या बोलते हैं, 3 पिलर पे बेस्ड है। पहला पिलर क्या है, आसियान सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, मान लो ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये जो कंट्री है, ठीक है, एक मिनट, जैसे मान लो ये कोई कंट्री है, ये कंट्री है एक, क्या बोलते हैं, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, जैसे मान लो ये थाईलैंड है और ये कम्बोडिया है, इन दोनों के बीच में अभी कुछ टाइम पहले वॉर चल रही थी, अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले ही वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो वॉर है ना, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, लड़ाई में ना बदल जाए, आप बैठ के बात कर लो, जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसका बैठ के आसानी से सुलझा लो, ठीक है। इसके लिए हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सकेलेट इनटू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन लोगों ने सेवरल एग्रीमेंट वो साइन किए हुए हैं, जिसमें ये लोग बात करते हैं कि हम पीस को अपहोल्ड करेंगे, ठीक है, न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी, अगर कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी कंट्री का साथ नहीं देंगे, आप दोनों बैठ के बात कर लो, ठीक है। 1994 में ARF स्टैब्लिश होता है। ARF क्या होता है, आसियान रीजनल फोरम, ये इसका भी डेफिनेशन ये याद कर लेना, फुल फॉर्म, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम, ARF, ठीक है। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक आसियान रीजनल फोरम है, एक आसियान के अंडर में एक फोरम है जिसमें ये सारी कंट्रीज, ठीक है, ये एक फोरम है जो कोऑपरेट करता है सारी कंट्रीज का कि उनकी सिक्योरिटी कैसी होगी, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, ठीक है। अब दूसरा है इनका आसियान कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, जिसमें ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एक फ्री मार्केट क्रिएट कर सके, ठीक है, एक फ्री मार्केट क्रिएट करें, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग
क्रिएट फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, ठीक है। इन्होंने इंडिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री अगर इंडिया कोई भी सामान इनको बेचेगा तो ये लोग उस पर टैक्स नहीं लेंगे, एंड अगर वो लोग हमारे यहाँ सामान बेचेंगे तो हम उन पर टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो कॉमन एरिया क्या होता है, ठीक है, क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए क्या होता है, क्रिएटिंग एफटीए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ये एक कंट्री है, ठीक है, मैंने ये कंट्री बनाई, ठीक है, बनाई मतलब ये मेरी कंट्री है, एंड मैंने बोला कि ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे आके अपना वो करती है, ठीक है, यहाँ पे आके अपना फैक्ट्री सेटअप करती है, अपना क्या बोलते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है एंड अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो हम उससे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, उनसे कोई भी हम टैक्स नहीं लेंगे। आप पूरे कंट्रीज में ये है, ये हमने एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया है कि आप इस कंट्री में आओ, इस एरिया में आओ, यहाँ पे आप करो, क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। समझ में बात। इंडिया एंड आसियान की अगर हम बात करें, एक मिनट, इंडिया एंड आसियान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रोइंग आसियान इकोनॉमी मेक अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडिया, ठीक है। आसियान की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है ये इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है कि हमें भी आसियान में अब क्या करना चाहिए, आसियान में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी नॉट पेइंग अटेंशन टू आसियान, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें उस टाइम पे दो पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है। उस टाइम पे तीसरी पार्टी निकल के आया था, इंडिया ने एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया था, नाम, जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे मैंने बताया कि जो नाम था वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था इन कंट्रीज के, ठीक है, इन कंट्री की तरफ कोई भी अटेंशन नहीं था, ठीक है। बट रिसेंट ईयर इंडिया साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब कुछ साल पहले 2010 में, आई थिंक 2010 में हमने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, एंड जो इंडिया का विजन था ना, तो इंडिया का जो विजन था लुक ईस्ट पॉलिसी, अब ये बदल गया है टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले हम क्या करते थे, ईस्ट कंट्रीज की तरफ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ बस हम देखते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, हम सिर्फ देखेंगे। बट अब हमारी जो पॉलिसी है वो बदल गई है, हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो गई है टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब हम एक्ट भी करते हैं, हम देखते नहीं है, सिर्फ हम एक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब कुछ इसका इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान, ठीक है। पहला, स्ट्रेंथ टू इंटरेक्ट विद मेंबर नेशन। अब पूरी कंट्री जो है आसियान की, वो सारी कंट्रीज एक ग्रुप में है, तो ये बहुत इनको एक फोरम देता है जहाँ पे ये लोग इंटरेक्ट कर पाए एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जो डिस्प्यूट है वो खत्म कर पाए, ठीक है। ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया टू प्रोवाइड पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियाज मेजर कंट्री डिस्कस इशू, ठीक है। अब देखो ये एक आसियान जो है, आसियान जो ग्रुप है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अगर इसकी कोई मीटिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो कंट्रीज हैं यही पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन और भी कंट्रीज को इनवाइट करता है कि आप हमारे आइए, हमारी बात सुनिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये ओनली एक ऐसा एसोसिएशन है एशिया में जो सिर्फ जो हर कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हर कंट्री को एक फोरम प्रोवाइड करता है जहाँ पे लोग आके डिस्कस कर पाए, ठीक है। एक सार्क था, SAARC, ठीक है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन क्या बोलते हैं, सार्क था, ठीक है, सार्क बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सार्क था, जो हमारे साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रीज थी। तो ये तो अभी इनइफेक्टिव है, ठीक है। इनइफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, वो लड़ते ही रहते हैं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो पूरे एशिया में सिर्फ एक यही ऐसा फोरम बचता है, आसियान ही एक ऐसा फोरम बचता है जहाँ पे आके लोग अपनी बातचीत रख सकते हैं, ठीक है। एक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO है, तो वो चाइना लीड करता है, ठीक है। ये है हमारा मैप। अब देखो हम चाइना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चाइना जो है थर्ड मेजर पावर है, थर्ड न्यू सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। 1978 से चाइना की जो फास्ट इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है 1978 में, ठीक है। अब जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उस रीजन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब कुछ हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि चाइना के पास ऐसा क्या है कि भाई इतना वो है, ठीक है। पहला, पॉपुलेशन रिसोर्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसके पास, ठीक है। दूसरा, लैंड मास। तीसरा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। और चौथा, रीजनल लोकेशन। अगर आप वो देखोगे उसका मैप, ठीक है, चाइना का,
तो एक तरफ रशिया है, तो रशिया से वो लड़ेगा नहीं, क्योंकि रशिया और जो चाइना है, इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो सेम है, तो उनसे लड़ता नहीं है। एक तरफ इंडिया है, तो इंडिया से भी ज़्यादा इसका कुछ है नहीं लफड़ा, ठीक है। बीच में हिमालय है, तो ज़्यादा लड़ना उनको फेवर नहीं करता। तीसरी तरफ अब देखोगे, ठीक है, ईस्ट की तरफ, तो उसमें समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र में छोटे छोटे देश हैं, तो इसका जो रीजनल लोकेशन है ना, बहुत परफेक्ट है, ठीक है, बहुत परफेक्टली इसका लोकेशन है, ठीक है। लैंड मास भी बहुत है, ठीक है। अब देखो ये जो चारों चीज़ें हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया के पास इसमें से क्या नहीं है, इंडिया के पास क्या नहीं है, पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है हमारे पास, लैंड मास भी बहुत अच्छा खासा है हमारे पास भी लोकेशन अच्छा खासा है। लोकेशन में सिर्फ एक गड़बड़ी है कि हमारे जो दो नेबर हैं, ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर पावर है, बाकी सब तो ठीक है हमारे पास, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है हमारा अच्छा खासा, ठीक है। अब हिस्टोरिकल नैरेटिव की बात करें, ठीक है, हिस्टोरिकल नैरेटिव की बात करें, मतलब हम थोड़ा देखते हैं कि इसका राइज कैसे हुआ चाइना का, ठीक है। देखो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 1947 में हम हुए, 1949 में चाइना हुआ, ठीक है। किसके अंडर में हुआ, ठीक है, किसके अंडर में हुआ, ठीक है। एक लीडर थे जिसको हम बोलते हैं माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ, ठीक है, माओ जेडोंग। जैसे हमारे यहाँ नेहरू थे, गांधी थे, वैसे इनके यहाँ थे माओ जेडोंग, ठीक है। इनके अंडरशिप में, इनके लीडरशिप में ये इंडिपेंडेंट पाते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, चाइना क्लोज रिलेशनशिप विद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या होता है, अब इनके ऊपर भी जो इनकी, जैसे इनके ऊपर ना ज़्यादा वो फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था, जैसे हमारे पास ऊपर ब्रिटिशर्स का था। इनके ऊपर इनके जो डायनेस्टीज जो रूल कर रही थी ना, उनका ज़्यादा वो था, वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस था, तो उनसे इनको इंडिपेंडेंट मिलती है, ठीक है। एंड ये लोग क्या करते हैं, इनके इनके यहाँ बहुत इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, तो इन्होंने क्या किया, अचानक से अपनी जो इकोनॉमी थी ना, वो क्लोज कर दिया, ठीक है, अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने ही रिसोर्स को जो रिसोर्स थे उसको यूज़ करते थे, ठीक है। और जो सोवियत सिस्टम था, यानी ये लोग किससे वो थे, ठीक है, ये लोग किससे इन्फ्लुएंस थे, यूएसआर थे, यूएसआर थे उस टाइम में। मैंने बताया ना कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएस था और यूएसएसआर था, तो ये लोग किसके तरफ थे, यूएसएसआर के तरफ थे, ठीक है, सोवियत सिस्टम के तरफ थे, ठीक है, उन्हीं की ये बात सुनते थे, ठीक है। इन्होंने भी जैसे रशिया में था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो कंट्रोल करता था स्टेट, वैसे ही यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट ओन थी, ठीक है, ठीक है। जो कैपिटल था एक्यूमुलेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो यहाँ का मेन इनकम का सोर्स था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। अब अब क्या होता है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चाइना अनेबल टू बाय गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, अब इसने अपनी फॉरेन जो अपनी जो कैप वो है इकोनॉमी है, उसने क्लोज कर रखा है, ठीक है। और कोई भी फॉरेन कंट्री इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कोई भी फॉरेन कंट्री की टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं आ सकती, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके यहाँ शॉर्टेज होता है, हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। इसकी वजह से क्या होता है, जो चाइना होता है वो बाहर से कुछ सामान नहीं ले पाता, बाहर की कोई टेक्नोलॉजी अपने यहाँ नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी बात क्या करता है, चाइना डिसाइड करता है, चाइना डिसाइड टू सब्सटीट्यूट इंपोर्ट बाई डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। अब चाइना क्या करता है, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसको, उनको क्या करता है, उनको रिप्लेस करने लगता है, उनको रिप्लेस करने लगता है जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स होते हैं उनसे, ठीक है। मतलब जो थोड़ी बहुत बाहर से सामान आ रहा था उसको भी ये बंद कर देता है एंड उसको रिप्लेस करने लगता है अपने डोमेस्टिक गुड्स से, स्वदेशी अपनाते हैं ये इतने साल पहले, ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है इसका, दिस मॉडल अलाउ टू यूज इट्स रिसोर्सेज एंड इस्टेब्लिश इकोनॉमी दैट नेवर एग्जिस्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो डिपेंडेंसी थी फॉरेन कंट्रीज पे वो बिल्कुल खत्म हो जाती, ये सिर्फ अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं एंड उसकी वजह से ही ये इतनी अच्छी इकोनॉमी बनाते हैं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। जो इन एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थी, सोशल वेलफेयर था, स्टेट सबके लिए इंश्योर करता था कि सबके पास एक सोशल वेलफेयर हो, सबके पास जो बेसिक नीड्स है, ठीक, ऑफ लाइफ वो हो, ठीक है, ये स्टेट इंश्योर करने लगा। ये किससे प्रेरित है, ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये हो रहा है हमारा यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया इसके पास फॉरेन जो ट्रेड था, फॉरेन एक्सचेंज था, वो खत्म हो गया था नहीं कि बाहर से टेक्नोलॉजी ले पाए। तो बहुत दिन तक जैसा कि इंडिया ने किया, इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस मिली एंड 1991 तक इसने इंडिया ने अपनी इकोनॉमी क्लोज रखा, बट इनिशियली इवेंचुअली जाके एंड में इसको खोलना ही पड़ा, इंडिया को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी ताकि फॉरेन कंट्रीज आ पाए। वैसे ही सेम कंडीशन चाइना के साथ हुई, ठीक है। जो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो तो कर रही थी, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, बट इनसफिशियंट टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी,
तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो तो गुड था, अच्छा था, बट वो इतना अच्छा नहीं था कि जो पॉपुलेशन की नीड है उनको फुलफिल कर पाए। हम सिर्फ बेसिक नीड पे नहीं रह सकते। अगर आपको खाना पीना रहना मिल जाए, ठीक है, खाना रहना और कपड़े मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइफ काट लोगे। आप जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाए तो आपका मन और कुछ भी करता है करने का, ठीक है। तो जो इसकी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक ग्रोथ सबकी अच्छी हो रही थी, बट उसके बाद जो इतना अच्छा नहीं था, इनसफिशियंट था कि लोगों की नीड पूरी हो जाए, ठीक है। प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशियंट, इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमल, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मिनिमल था, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो था वो बहुत लो था इनका, ठीक है। चाइना इंडिया डिड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद यूएस इन 1972, ठीक है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइसोलेशन था, अभी तक जो हम देख रहे थे यूएसआर की तरफ टिल्टेड था, उसने यूएस के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किया 1992 में। एंड जो इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइसोलेशन था उसको खत्म किया इसने, ठीक है। अब सो सॉरी, ठीक है। अब 1973 में क्या होता है, 1973 में जैसा कि यूएसआर में हुआ था, याद करो आप, 1973 में क्या होता है, जो चाइना है ना, वो अपनी जो जो अपनी जो क्या बोलते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, सबसे पहले इनको मॉडर्नाइज करता है। शॉक थेरेपी की तरह नहीं, याद है आपको शॉक थेरेपी फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि अचानक से जितना भी सारा उनका स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सब अचानक से खत्म हो गया। इसने ऐसा नहीं किया, चाइना ने क्या किया, स्टेप वाइज जो अपनी इकोनॉमी थी वो ओपन करना स्टार्ट किया, ठीक है। 1973 में 1972 में क्या करता है, ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है। एंड 1973 में क्या होता है, ये अपने 4 सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी और मिलिट्री थी, इसको क्या करता है, मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, 1973 में। और ये कौन प्रपोज करता है, ये 4 सेक्टर वो करते हैं जोऊ इनलाई, ठीक है। ये एक लीडर थे जिन्होंने ये 4 सेक्टर को प्रपोज किया था, ठीक है। 1978 में चाइना क्या करता है, ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करता है। ओपन डोर पॉलिसी क्या करता है, 1978 में एक लीडर आते हैं डेंग जियाओपिंग, ठीक है, डेंग जियाओपिंग एक लीडर आते हैं जो ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकी देश की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो अभी तक बहुत लो थी, मिनिमल थी, वो अचानक से बहुत ग्रो करने लगती है। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इसकी वजह से, ओपन डोर पॉलिसी की वजह से। एंड ओपन डोर पॉलिसी क्या थी, इसके लिए आपके बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें ओपन डोर पॉलिसी क्या थी वो दिया हुआ है, तो वो आप देख लो तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब देखो, चाइना फॉलो इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रीड मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। चाइना ने एक अपना अलग तरीका बनाया कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी खोलेंगे, ठीक है। उसने पहले क्या किया, शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गए वो, कि अचानक से हम अपनी जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सिस्टम है उसको हम खत्म करें एंड अचानक से ले आए, ऐसा नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे किया, स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1982 में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री 1990s में, ठीक है। ट्रेड बैरियर वॉर एलिमिनेटेड ओनली फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ जिसको हम बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स यानी टैरिफ, ठीक है, टैक्सेस, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ना, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड FTA मैंने बताया था, वही है क्या, ये वही, इसी को ये लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। चाइना का कुछ ऐसे जोन जहाँ पे आप अगर करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ट्रेड बैरियर्स आपको नहीं देने पड़ेंगे, यानी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेट प्लेड सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, स्टेट का बहुत बड़ा रोल था इसमें, ठीक है। अब चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ग्रू एट फास्टर रेट, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज दैट अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री। अब देखो, चाइना के पास इतना पैसा आ गया, इसकी एग्रीकल्चर बूम करने लगी, बहुत अचानक से मचा दिया एकदम चारों तरफ, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज थी वो सब कुछ बनाने लगी, अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी। चाइना अचानक से देखो वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगती है, बहुत ज़्यादा फॉरेन जो करेंसी है वो बच जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, चाइना के पास जब इतना पैसा हो जाता है तो चाइना क्या करता है, चाइना दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। और ये कंडीशन इंडिया के लिए बहुत सरदर्द हो जाती है। ये कैसे होती है हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। देखो, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं चाइनीज इकोनॉमी में। पहली प्रॉब्लम क्या है, इंप्लॉयमेंट इशू। अभी हमने देखा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़े लेवल पे बूम कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चाइना के सभी लोगों के पास इसका बेनिफिट था, ठीक है।
सभी लोगों के पास इसका बेनिफिट नहीं था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से राइज हो जाती है, ठीक है, कि जितने लोग थे, मान लो जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो लोग अपने लोगों को लगा देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, और बाकी लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में राइज होता है, ठीक है। जो फीमेल की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो बहुत खराब है चाइना में अभी भी, ठीक है। इन्वायरमेंटल करप्शन एंड डिग्रेडेशन बहुत बड़े लेवल पे है चाइना में, करप्शन वहाँ पे भी होता है, बट हाँ कि वहाँ की जो क्या बोलते हैं, वहाँ का जो जस्टिस है वो बहुत हार्ड है, तो अगर आप करप्शन करते हो या कोई क्राइम करते हो तो आपको हाथ पैर काट दिया जाता है, ठीक है। वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनइक्वालिटी जैसा कि इंडिया में है वैसा ही चाइना में भी एग्जिस्ट करता है। रूरल एंड अर्बन इक्वालिटी इंक्रीज हो गई, जो अर्बन एरियाज थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, और जो रूरल एरिया थे वे वैसे के वैसे ही रह गए, थोड़ा बहुत ग्रो कर पाए, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ चाइनीज इकॉनमी हम देखें तो बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इंटर डिपेंडेंसी ऑफ इकॉनमी विथ कंट्रीज इनेबल चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विथ ट्रेड पार्टनर, ठीक है। देखो, इंडिया और चाइना क्या है, एक ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द गुड्स जो है वो डिपेंड करता है, इंडिया के जो फोन्स हैं वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, चाइना से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, ठीक है। तो जो चाइना, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, वो चाइना को, इंडिया को क्या करती है, जो चाइना को क्या करती है, वो चाइना को बहुत पावर देती है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर, ठीक है। क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग उनसे होती है, तो वो लोग जो चाहे हमसे करा सकते हैं, ठीक है। इशू विथ यूएस, जापान, इंडिया, आसियान हैव टेम्पर्ड बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखो, इंडिया के साथ भी चाइना का इशू है, जापान के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, आसियान के साथ भी है, सबके साथ इसका इकोनॉमिक इशू है, ठीक है। बट क्या ऐसा कोई भी इनमें से कंट्री है जो इसके साथ ट्रेड बंद कर दे या बोल दे कि हमें आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है कि हम बिना उसके नहीं रह पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ उसके साथ रिलेशन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इट्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी इन आसियान ड्यूरिंग 1997 क्राइसिस, ठीक है। अब 1997 में आसियान में क्राइसिस आता है, जिसको चाइना ही अपनी इकोनॉमी के हेल्प से मदद करता है उनकी, और उनकी जो इकोनॉमी है वो बचती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लैटिन अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है। अफ्रीका में तो इंडिया और चाइना होल्ड लगा के रखे हैं कि किसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। अब अगर हम इंडिया चाइना के रिलेशन की बात करें, ठीक है, इंडिया चाइना के रिलेशन की बात करें, थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो, दोनों कंट्रीज जो है, ठीक है, दोनों कंट्रीज जो है ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के पहले, यानी जो जब हमारे ऊपर वेस्ट का कब्जा नहीं था उससे पहले एक ग्रेट पावर हुआ करती थी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो डायनेस्टीज थी वो रूल किया करती थी, ठीक है। वेरियस किंगडम्स जो थे वो रूल किया करते थे, ठीक है। बोथ ऑफ बॉर्डर ऑफ बोथ कंट्रीज रेयरली ओवरलैप, ठीक है। जो कंट्रीज का जो बॉर्डर है ना वो रेयरली ओवरलैप करता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, ठीक है, ये जैसे देखो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे क्या है, ये नेपाल है यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में नेपाल पड़ जाता है, इधर भूटान पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया था ना, ये जो पूरा एरिया था ये तिब्बत का एरिया था, ठीक है, तिब्बत का एरिया था यहाँ पे, ठीक है, जिसको चाइना ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। चाइना ने इसको कब्जा लिया, वरना इसके पहले हमारी जो बॉर्डर थी वो तिब्बत से लगती थी, नॉट चाइना, ठीक है। तो हमारे बॉर्डर ही कभी नहीं लगे एक दूसरे से, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ना पॉलिटिकल ना कल्चरल कोई भी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है चाइनीज़ लोगों से, ठीक है। हम अपना अलग रहते थे, वो लोग अपना अलग रहते थे। वो तो जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया उसके बाद हमारी ज़्यादा वो होने लगी बॉर्डर हमारे साथ आके, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री फेस प्रॉब्लम्स टू इवॉल्व फॉरेन पॉलिसी टू डील विथ ईच अदर, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंस मिल गए इंडिया और चाइना को, दोनों को, ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे के साथ मतलब दिक्कत होने लगी इन लोगों को, ठीक है। इन लोगों को दिक्कत हो रही थी एक दूसरे के साथ वो करने में, ठीक है। इसका देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें अगर हम, तो आफ्टर इंडिपेंडेंट बोथ कंट्रीज कम टुगेदर टू शेप फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग नेशन, ठीक है। इसी में ये लोग एक वो देते हैं, ठीक है, एक स्लोगन देते हैं, एक नारा देते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम पे, ठीक है, जब ये लोग आज़ाद होते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हम साथ में फ्यूचर को अपना वो करेंगे, फ्यूचर रेडी करेंगे, ठीक है। 1950s में क्या होता है, चाइना टेक ओवर कर लेता है तिब्बत को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडो चाइना का जो बॉर्डर है वो स्टैब्लिश हो जाता है। अभी तक बॉर्डर नहीं था हमारा, 1957 में ये लोग तिब्बत को एनेक्स करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास बॉर्डर आ जाता है इनका, ठीक है। 1962 में हमारे साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब 1962 में ही जो चाइना है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख को के कुछ एरियाज को वो अपना बताने लगता है, टेरिटोरियल क्लेम बताने लगता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है 1962 से लेके 1976 तक हमारे जो रिलेशन थे चाइना के साथ वो डाउन रहते हैं, मतलब हम कोई भी उनके साथ रिलेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज वेयर डाउन अंटिल 1976, ठीक है, 1976 तक डाउन रहता है, ठीक है। अब 1976 में क्या होता है, जो उनके एक लीडर थे, जो लीडर थे माओ जेडोंग, ठीक है, जो जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंस दिलाई थी, उनकी डेथ हो जाती है। अब इनके पास, इनकी जब डेथ होती है ना, तो जो ये जो आइडियोलॉजी थी इनकी, जो ये लोग ज़्यादा आइडियोलॉजी पे फोकस करते थे, ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबसे ऊपर है, ये इनके डेथ के बाद खत्म हो जाती है। जो चाइना की जो पॉलिसी थी वो मोर प्रोग्रेसिव हो जाती है, ठीक है, प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, एंड जो आइडियोलॉजी होती है वो लेस हो जाती है, आइडियोलॉजी का ज़्यादा इनके पास काम नहीं होता, ठीक है। इट राइज द होप फॉर सेटलमेंट ऑफ द इशू, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब एक थोड़ी छोटी सी किरण दिखती है कि हम जो हमारे डिस्प्यूट हैं वो खत्म कर पाए, ठीक है। अब 1976 से लेकर 1981 तक कुछ सीरियस टॉक चलती हैं कि हम कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब 1991 में क्या होता है, कोल्ड वॉर एंड होता है, ठीक है। बोथ जो कंट्रीज है इंडिया चाइना लुक देमसेल्फ एज अ राइजिंग ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक पावर, ठीक है, ठीक है, पावर, बोथ प्ले मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो ये दोनों जब जैसे 1991 का वो कोल्ड वॉर एंड होता है, वैसे ही ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को, अपने दोनों को देखती हैं ऐसे कि ये दोनों सुपर पावर बन सकती हैं आगे चल के, ठीक है। 1989 में 1989 में जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर रहते राजीव गांधी, वो विजिट करते हैं चाइना को, ठीक है। बोथ गवर्नमेंट हैव टेकन अ मेजर टू मेंटेन पीस इन बॉर्डर, ठीक है, साइन एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड टेक, ठीक है, ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट, ठीक है, 4 बॉर्डर पोस्ट वो करते हैं, ठीक है। एट ग्लोबल ट्रेवल बोथ कंट्रीज अडॉप्ट सिमिलर पॉलिसीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक WTO, ठीक है। अब देखो बहुत बड़े जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, इसमें देखोगे ना आपकी जो चाइना इंडिया के जो इंडिया का जो स्टांस होता है, इंडिया जो स्टैंड लेता है, चाइना के भी वही स्टैंड होता है। जब तक चाइना और जब तक इंडिया और पाकिस्तान की बात ना आए, तब तक इंडिया और चाइना का जो स्टैंड होता है वो सेम ही होता है। जब पाकिस्तान आ जाता है बीच में अपना लेके, तो चाइना पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, ठीक है, वरना हम सिमिलर ही जो पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम करंटली बात करें, ठीक है, करंटली बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे, ठीक है। अभी गलवान का इंसिडेंट हुआ था 4-5 साल पहले, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो चाइना होता है ना, बहुत लो इन्वेस्टमेंट पे, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे, जो हमारे जो नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, इनको बहुत लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी वजह से जब वो लोन नहीं भर पाते, उसकी वजह से क्या होता है, उनका कुछ एरिया ले लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेट वेब बोलते हैं, ठीक है, डेट वेब बोलते हैं इसको, डेट वेब, ठीक है। गिव लोन एट वेरी लो इंटरेस्ट इन इंडिया नेबर नेशन, इसकी वजह से इंडिया और चाइना थोड़े से दिक्कत में रहते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये स्टार्ट क्या करते हैं, अब तो ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। अब तो इंडिया का जो है, इंडिया का आपका उसमें क्या था, वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल आता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल उसमें था, तो इंडिया का वो पेपर में नहीं आता, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो चलो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, stay connected. God bless you all. Jai Hind.